डॉक्टर शायन परजर जी अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो मैं शायन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे जागेश्वर की तरफ लेके जाए और इनका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग को कुछ बताए। देखो, जागेश्वर आप खुद गए हुए हो जागेश्वर, राइट? लास्ट टाइम या पिछले 2 बार से आप जा रहे हो। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जागेश्वर का? मैं फर्स्ट टाइम जब जागेश्वर गया था, दैट वाज द टाइम ऑफ कोरोना एंड इट वाज आई गेस इन द ईयर ऑफ 2020। तो उस समय जब मैंने गया था जागेश्वर में, वो एक स्पिरिचुअल प्लेसेस के बारे में सोच के मैंने नहीं गया था। तो मुझे लगा था ये कोई टूरिस्ट प्लेस होगा, हम तक घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस साल मतलब 2024 में हम जब गए, उस समय इसका रूप रंग और स्पिरिचुअल जो जाने का महसूस होता है ना, वो एकदम बिल्कुल बदल गया था। वहाँ जाने के बाद इस समय मुझे लगा था कि मैं और भी बहुत शांत हो गया हूँ, मतलब वहाँ जाने के बाद। और वहाँ का जो एनर्जी सिस्टम, मतलब मैंने खुद जो अनुभव किया है वो बहुत मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए। और जब पिछले बार आप गए थे जागेश्वर, जब आप जागेश्वर के बारे में प्रिपेयर्ड नहीं थे या आपको जागेश्वर के बारे में पता नहीं था, जब आपको लग रहा था कि वो टूरिस्ट स्पॉट है, और तब बिना जाने हुए उस जगह को महसूस करने का, अनुभव करने का बाद क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया? कुछ आया भी, या जस्ट लाइक अदर टूरिस्ट स्पॉट्स की ये एक एड ऑन लिस्ट है कि एक और टूरिस्ट स्पॉट कवर किया मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैंने गया था उस समय मुझे लगा था कि हाँ, एक टूरिस्ट स्पॉट कवर किया हूँ। मतलब मुझे जैसे शिवा प्लेसेस में विज़िट करने में अच्छा लगता है और मुझे जाने का मन है, तो मुझे लगा था कि जैसे वो भी एक शिवा प्लेसेस है तो मैंने एक जगह कवर किया हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जीवन में वहाँ जाने के लिए भी मतलब बहुत खुशनसीब या भाग्यशाली होना पड़ता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ का एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है। जाकि वहाँ जाने के बाद मुझे धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी में मतलब ध्यान लगाने की मन हो रहा था कि ठीक है, चलो इनके बारे में सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है। बॉडी में इतने सारे चक्रास है, तो चक्र के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो कैसे काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में मतलब ये पूरा दिखावटी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे जब मैंने वो खुद महसूस करना शुरू किया ना, उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। ये जितना बोला जाता है उससे भी बहुत गहराई है। जागेश्वर रिलेटेड बात करने से पहले मैं थोड़ा मंदिरों के बारे में बात करूँगा, है ना? क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, है ना? स्पिरिचुअलिटी इज एक एंटायर साइंस है, राइट? और आपको अगर वो साइंस का मतलब समझ में आ जा रहा है तो आपको सारी चीज़ आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं आ रहा है और आप बाई फेथ कर रहे हो चीज़ों को, तो भी वो साइंस आप पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, बिकॉज वो साइंस है, वो सिंगल लॉ है, है ना? बट चीज़ों को जानते हुए जब हम उन चीज़ों को करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और उसका साइंस को देख सकते हैं, तो जो मज़ा आने लगता है वो मज़ा शायद ही इस भू जगत में और कहीं चीज़ों, किसी भी चीज़ में और है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मंदिरों के बारे में, मंदिर के इतिहास में, मंदिर कैसे बनता है, मंदिरों का बनावट कैसे बनेगा, उसका स्पिरिचुअल साइंसेस, उसके पीछे कौन सी चीज़ किस एंगल में होगा, किस चीज़ से, किस चक्र से एक्टिवेट, वो सब अगर आप कभी जानना चाहते हो तो आप अगामा शास्त्र में ज़रूर जा सकते हो। हमारे पास कुछ अगामास है और अगामा शास्त्र में हमने टेम्पल बिल्डिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अच्छा, कैसे कंसिक्रेट करते हैं चीज़ें, वो तो करा है। अच्छा, ये जो टर्म कॉन्सिक्रेशन के बारे में अगर थोड़ा कुछ जानकारी दे तो फिर तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सिक्रेशन शब्द का अर्थ अगर मैं लिटरली समझाना चाहूँ, कॉन्सिक्रेशन ऐसे मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लाइफलेस था, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें प्राणवायु का फ्लो नहीं था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके सारे श्रोतास को बनाते हुए, यूनिवर्सल लॉ को मेंटेन करते हुए, लाइफ एनर्जी का एस्टेब्लिशमेंट को कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं, नॉट ऑल आर टेम्पल्स आर अलाइव,
राइट। क्योंकि हमें नहीं पता या हमने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स कर लिए जो कॉन्सेक्रेशंस के अगेंस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ आवर टेम्पल्स आर डेड। हाँ, वहाँ भक्ति ज़रूर हो सकता है, उसके लिए मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा, क्योंकि भक्ति से आप जहाँ पे भी जाओगे, भक्ति इज एन मार्ग, राइट। बट जब आप एनर्जी फील्ड जाओगे, जैसे काशी विश्वनाथ, इट्स स्टिल अलाइव। काशी विश्वनाथ अभी भी जिंदा है, आईसीयू में है, शायद ही कब तक रहेंगे नहीं पता, बट अब भी काशी विश्वनाथ जिंदा है। और एंटायर काशी, आप अगर कभी काशी में पहुंचोगे, आप गए हुए हो, एक एक रिवाइब्रेंस ऑफ एनर्जी आप खुद महसूस कर पाओगे उस राइट। गंगा के तट पे, गंगा जी के घाट पे, काशी के गलियों में। अब जिनको, जैसे काशी के बारे में भी हम कभी और एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे, पितामहेश्वर पे और उन सब के बारे में। लेकिन जो हमारा बेसिक टॉपिक था कि टेम्पल्स एक्चुअली साइंटिफिक लैब्स हैं हमारे। और टेम्पल्स में एक्चुअली हम पूजा करने नहीं जाते थे। अच्छा। है ना। टेम्पल्स एक ऐसा जोन था जो हमें अपने पर्पस में और आगे बढ़ने के लिए ताकत जगह, जैसे हम अपना फ़ोन है, उस फ़ोन को हम रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है, हम मतलब एवरीथिंग जो हमारे पास है हमें उसे चार्ज करना पड़ता है ना। नेचर को भी सूरज से चार्ज लेना पड़ता है, ट्रीज़ और पौधे जो हैं। ऐसे अपने आप को चार्ज करने के पॉइंट है टेम्पल्स। अच्छा। आज क्योंकि हम नहीं समझ पाए चीज़ों को, हम टेम्पल्स को पूजा का स्थल बना दिए, दूध पे दूध डाले जा रहे हैं शिव जी के अंदर, उसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए। एग्जैक्टली। है ना। तो वो सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में अगर हम आगे मतलब थोड़ा पीछे जाएं, तो टेम्पल्स बेसिकली साइंस को एक्सप्लोर करने का लेबोरेटरीज थे। टेम्पल्स में जो कंसेक्रेटेड डीटी हैं, कोई लिंगम है, वो लिंगम को ऐसे ही बनाया गया है कि यूनिवर्सल स्पेसिफिक एनर्जी वो अपने में धारण कर और रेडिएट बैक करे चारों तरफ, है ना। अच्छा। और हम जो साधारण इंसान है, जो पुजारी नहीं है मंदिरों का, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करें। अगर आप टेम्पल के मेकिंग को देखोगे, लगभग हर टेम्पल में आपको एक वाटर बॉडी दिखेगा। हाँ। है ना। आइदर कोई रिवर होंगे या कोई कुंड होगा। क्यों? उसके पीछे आज के मॉडर्न डे टेम्पल्स में आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। जो भी टेम्पल्स आगम शास्त्र के अनुसार बने हुए हैं, उन सब में ही आपको मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे मतलब उसके पास जा रहे हो शॉर्ट, ठीक है, और कभी आप गीले पैर में वहाँ पे चले जाओ, गीले शरीर में चले जाओ, बहुत जोर से ज़्यादा झटका लगने वाला है। एक्जैक्टली। वाटर में वो अनायन कैटायंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा और ट्रांसपोर्ट कर पाए। ठीक। तो वही मैकेनिज्म से स्पिरिचुअलिटी में भी वाटर का एक सिग्निफिकेंस है। हम अगर गीले शरीर में कहीं जाते हैं तो हमारा जो रिसेप्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए टेम्पल्स में वो चीज़ थे। तो टेम्पल में जो हमें करना था वो है बेसिकली टेम्पल में जाना था, कुछ देर उस टेम्पल के एटमॉस्फेयर को, उसके एनर्जीज को अब्जॉर्व करना था। अच्छा। और हमें आ जाना था। ये मतलब आप बोल रहे हो कि पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, ये जो पूजा पाठ के जो स्टेप्स हैं, जैसे आरती करना, है ना, आरती क्यों किया जाए। मैं तो ऐसा बंदा था इनिशियली कि जब तक मुझे वो साइंस नहीं समझाओगे मैं क्यों आरती करूँ, मैं नहीं करूँगा आरती। क्योंकि जब तक आप मुझे आप समझा दो, ठीक है, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँगा, ऐसा लोग मैं हूँ नहीं, है ना। तो आइदर आप मुझे समझाओगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो जो हम देखते हैं ना बेसिकली पूजा के स्टेप्स, आरती के स्टेप्स, ये मंदिरों में इसलिए ज़रूरी है कि वो जो हम लिंगम अंदर है मंदिर का, अच्छा। उस लिंगम को अलाइव रखने के लिए कुछ डेली प्रोसेस होना है। अच्छा। है ना। और इस वजह से हर मंदिर में एक पुरोहित या महंत अलॉट किया जाता था। ये काम सिर्फ उनका है कि उस मंदिर को अलाइव रखना। अलाइव रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। ओके। है ना। वो जो पूजा के आरती के स्टेप्स हैं, पूजा के स्टेप्स हैं, अभिषेकम के स्टेप्स हैं, अगर आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा के चीज़ों को गहराई से देखोगे, है ना, चक्रस कैसे एस्टेब्लिश होता है, श्रोतास के मैच पॉइंट्स क्या है आपको, तो आप समझोगे चीज़ों को। और हम कभी और इसमें भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, कि
वो काम सिर्फ पुजारी का है। अच्छा। हमारा जो काम था उस एनर्जी फील्ड में, ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ हैं जहाँ हम टेम्पल्स के एनर्जी फील्ड को मैप कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास 1000 तरीके के मॉडर्न साइंस के प्रूफ्स हैं, आप है ना, जो आप देख सकते हो। उस एनर्जी फील्ड में हमें रिसेप्टिव कंडीशन में बैठना था, अपने आप को रिचार्ज करना था और चार्ज कर हमें वापस आके अपने आप को और ऊपर उठाना था। अच्छा। यही टेम्पल मेकिंग का मेन कंसेप्ट है। तो जब हम टेम्पल्स बनाते हैं, जो हम कॉन्सिक्रेट करते हैं, उस जैसे हमारे, अगर हम अब ये टॉपिक कुंडलिनी योगा का है, जो मैं भी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिना गुरु के, बिना गाइड के आप डेफिनेटली कुंडलिनी प्रैक्टिस तो मत कीजिएगा। कुंडलिनी अच्छा, योगा, ये हम बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुने हैं कुंडलिनी के बारे में, कुंडलिनी योगा के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है? क्योंकि मुझे भी वैसा उतना आइडिया तो है नहीं इसके बारे में, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बिना गुरु की ये प्रैक्टिस मत करो। तो ये ऐसे क्यों बोला जाता है? नॉर्मली देखते हैं ना कि 7 चक्रस हैं और ये आजकल का फैशन है, चीज़ें वैसे नहीं है। कुंडलिनी मतलब समथिंग जो कॉइल्ड आकार में हो, ऐसा बोला जा रहा है। हमारे शरीर में 72,000 श्रोतास हैं, है ना। श्रोतास क्या है? श्रोतास आर एनर्जी चैनल्स। अब जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने जब एनाटॉमी में डिसेक्शन किया, डिसेक्शन में मुझे श्रोतास तो दिखे नहीं, एग्जैक्टली। तो अगर मुझे श्रोतास नहीं दिखे तो अगला सवाल आता है तो झूठ है या सही है? झूठा है, एग्जैक्टली। हाँ। तो उसे समझने के लिए हमें और थोड़ा गहराई में जाना होगा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, ये जो हमारा फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस है, ये इसको हम बोलते हैं अन्नमय कोशा। हाँ। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, उसका जो मास है, और आज मैं जो हूँ, मेरा जो टोटल मास है, वो मास इक्वल नहीं है। Exactly. आई हैव गैदर्ड अ मास। अपना मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो वो मास मुझे कहाँ से मिला? जो मैं डेली बेसिस पे खाना खा रहा हूँ, वही तो वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जो मेरे शरीर में आज है। मेरे शरीर ने तो मास को जनरेट नहीं किया ना। आई हैव गैदर्ड द मास फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द अन्न दैट आई हैव टेकन। इसके वजह से इस शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश, राइट। अब ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एक जगह पे बैठे हो, लेकिन आप उस जगह पे हो ही नहीं, आप तो किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप वहीं हो पिछले 10 मिनट से। हाँ, है ना। ऐसा तो बहुत बार होता है। बहुत बार होता है, अपने मन में हो, राइट। तो आप ये मान सकते हो ना कि शरीर से भिन्न आपका मन कहीं और जा सकता है। हाँ, है ना। दैट इज योर मनोमय कोशा। ओके। है ना। ऐसे हम और अपने चीज़ों को आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास 5 लेवल हो पंचकोशास है। अच्छा। ठीक। इसका जो लास्ट कोश है उसे हम आनंदमय कोश बोलते हैं। एब्सोल्यूट ब्लिस का स्टेट है, एंड दैट ब्लिस इज जस्ट क्या ही बोलूँ मैं, मतलब सब कुछ अपनी। तो इनमें जो प्राणमय कोश है, जो एनर्जी रेंज है, ये जो 72,000 श्रोताज हैं वो प्राणमय कोश में अवस्थित है। अच्छा। उसमें जो श्रोताज है, श्रोताज आर चैनल्स वाई द एनर्जी फ्लोज। जिस भी 2 पॉइंट पे मैच होता है, जिस भी 2 पॉइंट में मैच नहीं, इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम चक्रस बोलते हैं। तो हमारे शरीर में देयर आर मोर देन 112 116 चक्रस। कुछ आउटसाइड द बॉडीज है, कुछ इनसाइड द बॉडीज है ना। अब तो आउटसाइड द बॉडीज चक्र कैसे रहता है? क्योंकि हमारा एनर्जी फील्ड तो आउटसाइड है ना, हमारा प्राणमय कोश तो सिर्फ बॉडी के बाहर भी है। अच्छा, जिसको हम आगे तो वहाँ जहाँ जाके मीट कर रहे हैं वो वहाँ एक चक्र बन गया। एग्जैक्टली। 2 चैनल जहाँ मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज अ चक्र। अब चक्रस कितना एनर्जी किस लेवल से जाएगा, वो किधर जाएगा, वो सब के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसे हम कुंडलिनी योगा बोलते हैं। अच्छा। जैसे आप पायलट नहीं हो और आप अगर कॉकपिट पे चले जाओ और आप बोलो कि नहीं आज तो मुझे फ्लाइट उड़ाना सीखना है ना, तो संभव नहीं। या अगर आप करोगे तो आप अपने आप को भी मतलब डेंजर में डाल रहे हो और दूसरों को भी डेंजर में डाल रहे हो। सही। ऐसे ही कुंडलिनी योगा भी है। अच्छा। उसका टेक्निक का अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगा और मिस डायरेक्शन में आप एनर्जीज आप करोगे तो खुद का भी नुकसान है और कभी कभार तो सामने वाला के भी नुकसान है। बिकॉज कर्म के थ्रू हम बहुत लोगों से अटैच्ड हैं, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, कार्मिक स्ट्रक्चर के वजह से जुड़े हुए हैं। तो वो दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ना।
तो दिस आर बेसिकली चक्रास। कभी कुंडलिनी योगा के बारे में अगर डिटेल में हमें बात करना है तो वो तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने ये वाला मतलब चैनल और अपना इतना एफर्ट्स डाला है कि नाथ द कॉस्मिक, तो उसमें डेफिनेटली हम इन्हीं सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो आजकल हमें यूट्यूब में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि ये ऐसे सीक्रेट्स हैं। आप ये भी मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मैं उन सीक्रेटों को यहाँ नहीं बताऊँगा इस प्लेटफॉर्म में, डेफिनेटली नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानने के लिए भी एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है ना। अब ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में अगर मैं वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैंने अभी आपको टाइम ट्रैवल का ताकत या उसके सीक्रेट्स और इसका लॉज समझा दिए, तो आप डेफिनेटली टाइम ट्रैवल में जाओगे, आगे देखोगे कौन आपका नुकसान कर रहा है, पीछे जाओगे उसको हार्म करके आ जाओगे। एंड एंटायर बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स शिव शक्ति के बीच में जो वो पूरा हिल जाएगा, राइट। तो ये मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि ये पॉसिबल है कि नहीं। एक ऐसे स्टेज में पॉसिबल है, बाकी स्टेजों में नहीं। अच्छा। डेफिनेटली आपके अन्नमय कोश टाइम में आगे नहीं जा सकता, काल को जय नहीं कर सकता, बट आपके आनंदमय कोश, आपके प्राणमय कोश डेफिनेटली जा सकता है अगर आपके पास टेक्निक्स है। अच्छा। है ना। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लोग ये बोलेंगे कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ भी बोलूँ, कृपया उस चीज़ को विश्वास नहीं कीजिए तब तक जब तक वो चीज़ आपके खुद के एक्सपीरियंस में ना हो। क्योंकि अगर आप मेरे कुछ एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना रहे हैं ना, तो आप मेरे ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ भी बोलूँ, प्लीज़ डोंट बिलीव इट अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि वो चीज़ सही है। अगर नहीं सही है, आप उसको उसके बारे में गहराई में और डुबकी लगाइए और रिसर्च कीजिए, लेकिन तब तक नहीं मानिए जब तक आपका अंतरात्मा उस चीज़ को मानने के लिए नहीं बोले, क्योंकि नहीं तो बहुत ऑलरेडी बहुत मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। और इतना मिस इन्फॉर्मेशन है कि उस मिस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ये चैनल खोलने की ज़रूरत पड़ेगा, राइट। ठीक ठीक। तो बैक टू जागेश्वर आते हैं हम, है ना, जहाँ से शुरुआत किए थे। हम टेंपल के बारे में बोल रहे थे, या फिर टेंपल को कैसे कॉन्सिग्रेट किया जाता है और उसके बाद चक्रास को उसमें कैसे कॉन्सिग्रेट किया जाता है। क्या जागेश्वर घुसने से पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकते हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टेम्पल्स को जब हम कॉन्सिग्रेट करते हैं ना, अब अंदर का कॉन्सिग्रेशन कितने चक्रों का है, 7 चक्र जो बेसिक हमारे हैं, कुछ टेम्पल 7 चक्रस के हैं। अच्छा, वहाँ जाने से पहले क्या हम चक्रों को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे शब्दों में अगर बयां कर पाए तो? चक्रस ऐसा एक टॉपिक है जिसको अगर हम डिस्क्राइब करने जाएं तो फुल टू आपको 2, 4, 5, 6 एपिसोड्स लग जाएंगे आपको चक्र डिस्क्राइब करने के लिए। ज़रूर। अभी मोटा मोटा अगर हम सिर्फ चक्रस के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि चक्रस ऐसा जगह है जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है टू एनर्जी फील्ड का, वो डिटरमाइन करता है कि कौन से श्रोताज में कितना एनर्जी जा रहा है और किस तरफ आपकी प्रवृत्ति होगा। अच्छा। है ना। 7 बेसिक चक्रस हैं जिसके थ्रू कुंडलिनी ऊपर की तरफ जा रहा है। ईडा और पिंगला 2 उनके सहायक नाड़ियाँ हैं। सुषमा सेंटर से जा रहा है। ये कुंडलिनी योगा है। ये बेसिक मतलब सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कुंडलिनी योगा के सीक्रेट्स में डेफिनेटली ऑन कैमरा नहीं बताऊँगा। तो दैट इज सुषमा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ईडा और पिंगला वी हैव 2। ये कुछ हद तक अगर आप एनाटॉमी में देखोगे, हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके दोनों तरफ, अगर जैसे मेडिसिन वाले और मेडिकोस को पता है कि 2 सिंपैथेटिक चेन्स हैं। अच्छा। दोनों तरफ द 2 सिंपैथेटिक चेन्स एंड द स्पाइनल कॉलम जिसमें हमारा सारे ट्रैक्स जा रहे हैं, स्पाइनल ट्रैक्स जो हैं। तो सुषमा, ईडा, पिंगला 2 हमारे ट्रैक्स हो गए। उससे ब्रांचिंग और डिब्रांचिंग होकर हमारे सारे चक्रस हो गए। अच्छा। 7 चक्रस हमारे नीचे से ऊपर तक तरफ है, बाकी होल बॉडी में भी है। 28 चक्र अगर आपका एक्टिवेट है या फ्लो एनर्जी सही चल रहा है तो आप एक नॉर्मल कंप्लीट लाइफ जी सकते हो। 112 तक पहुंच जाओ तो स्पिरिचुअली मतलब अलग है। मतलब अब जितना अपने प्राणायाम कोश को और ताकतवर करोगे वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एक कंप्लीट फुलफिलिंग लाइफ के लिए जस्ट नहीं 28 आउट ऑफ दिस 112 चक्रस। ओके। सो इन 28 में अब हमें तो पता नहीं है ना, हमें कभी सिखाया नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि हमने महाभारत को कैसे देखा, एक स्टोरी की तरह देखा। स्टोरी की तरह, एग्जैक्टली।
हमने महाभारत को एक कहानी समझा या इतिहास का एक पार्ट समझा, किसी ने आज तक हमें महाभारत को समझाया है? नहीं समझाया है। अगर हमें नहीं समझाया तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके सीक्रेट्स इस जनरेशन तक पहुंचेंगे, है ना? किसी को तो पहुंचाना होगा, राइट? मैं महाभारत के 18 लेवल्स पे कोडेड है, उसको जस्ट एक लेवल का डिकोड करता हूँ, क्योंकि वो लेवल का डिकोड अगर कोई ऐसे इंसान के पास भी पहुंच जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा जो अपना स्वार्थ देख रहा है, ठीक? इसलिए मैं जस्ट हल्का डिकोड कर रहा हूँ महाभारत को। जैसे हमने क्या देखा महाभारत में? हमने देखा धृतराष्ट्र, उनकी वाइफ गांधारी, राइट? अब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, हाँ। गांधारी ने चूज किया है अपने आंखों में पट्टी बांधना, राइट? गांधारी ने चूज किया अपने आंखों में पट्टी बांधना। धृतराष्ट्र ने चूज किया, धृतराष्ट्र तो चूज ही नहीं, कि वो ब्लाइंड सिंस बर्थ है। एग्जैक्टली। जिस इंसान जन्म से ही अंधा है, उन्हें सोसाइटी ही नहीं देखा, उन्हें दुनिया ही नहीं देखा। ये एक मेटाफोर है। ब्लाइंड सिंस बर्थ का मतलब आपको सही और गलत भी नहीं पता। और गांधारी इज लाइक कि मुझे पता है बट मुझे देखना नहीं है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें डायबिटिक पेशेंट्स का, हाँ। तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये खाना मुझे नुकसान कर सकता है, वो खाए जा रहे हैं। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। कुछ ऐसे मरीज भी हैं, है ना? मतलब मैं मेडिकल से हूँ इसलिए मैं बार बार पेशेंट रिलेटेड चीज़ें ले आ रहा हूँ। तो जिन्हें पता है कि ये मुझे नुकसान करेगा, ये रसगुल्ला भी मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनने आंखों में पट्टी बांधना, भूल गए अपने शुगर लेवल, खा लो रसगुल्ला। ऐसे भी तो लोग हैं, हाँ, है ना? अब हस्तिनापुर उस टाइम में फ्लरिश्ड एक स्टेट था, राइट? हस्तिनापुर के पास सब कुछ था। ऐसे एक राज्य का राजा, उनके घर पे जब संतान हुए, उनका नाम आपने क्या रखा? दुर्योधन रखा, दुर्शासन रखा, राइट? मतलब खराब शासन, खराब धन, है ना? मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप और इस जनरेशन के किसी के घर पे बच्चे होते हैं, है ना, दे आर सो प्रीशियस टू अस, राइट? हम क्या नाम रखते हैं? हम कोई निगेटिव नाम रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि एक अच्छा सा नाम रखा जाए, पॉजिटिव सा नाम रखा जाए। तो ऐसा क्या हुआ उस जमाने में कि उनको इतना निगेटिव नाम रखने की जरूरत पड़ा? हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। महाभारत को हमने, किसी ने हमें, सिर्फ महाभारत नहीं, ऐसा हर चीज़, हमारा श्रुति स्मृति इतिहास है। श्रुति में हमारे वेदांग आ जाते हैं, हमारे स्मृति में हमारे सारे उपनिषद आ जा रहे हैं, है ना? मतलब वेदांत आ जाता है, सब कुछ, आप सब कुछ, ब्रह्मसूत्र, सब कुछ मिला के मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने हमें कभी समझाया नहीं, उसके सीक्रेट्स को नहीं समझाया। स्मृति जो नाम के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो पूरा एक मेटाफोर है। वो ऐसे दो स्टेट ऑफ माइंड को मतलब बता रहे हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे एक हॉस्टल का एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल अगेन मतलब वो चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, इसीलिए वो एग्जांपल नहीं, ऐसे एग्जांपल होने की ज़रूरत है। हाँ। तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो हॉस्टल में जैसे दो रूममेट्स हैं, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। अब एक को यह है कि उसे दारू पीना है, उसे नशा करना है, ठीक? उसे पता ही नहीं कि नशा करना बुरा है, वो उसे करना है, उसे मजा आ रहा है, करे जा रहा है, अंधा है बिल्कुल, करे जा रहा है, लाइक धृतराष्ट्र। उसका जो रूम पार्टनर है वो अगर गांधारी बन जाए, है ना? गांधारी मतलब उसे पता है बट मैंने चूज किया है, मुझे नहीं देखना है, अच्छा। मुझे नशा करना है। दोनों का अगर मिलन हो जाए तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन नशा करेंगे, है ना? नशा करने के वजह से अगले दिन क्लास में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जाएंगे क्योंकि सारा रात नशा हुआ था। तो अगले दिन क्लास छूटेगा। तब जब अगले दिन का क्लास छूटा तो उनके जीवन में क्या आया? उनका अनुशासन टूटा, है ना? और अनुशासन टूटा मतलब दुर्शासन जन्म लिया ना उनके जीवन में। ऐसे ही 2 दिन बाद उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो लोगों से पैसे मांगेंगे कि मुझे पैसे दे दो। दुर्योधन आ गया। आप मेरा बात समझ पा रहे हो? तो ये बस कुछ मेंटल क्वालिटीज था जो हमारा अंदर है कि ऐसे 2 टाइम में हमारे थॉट प्रोसेस जब मिलन में आ जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में जनरेट हो सकता है, राइट? तो इतना गहरा है ये। तो लेवल 1 है, 18 सा लेवल 1 बता रहा हूँ हम श्रीमद् भागवत का। तो
इतना गहराई, और ऐसे अगर किसी ने हमने समझाया होता तो चीज़ें आज कहाँ, मतलब हमें इस सनातन धर्म में इतना ताकत है। सनातन धर्म बोल के अलग कुछ नहीं है, एवरीथिंग दैट इज सनातन। हमारे आज के जनरेशन के पास इतना पावर हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते थे। ठीक, कोई नहीं, हम वापस वहाँ तक जा रहे हैं डेफिनेटली। समय और काल वापस सतयुग की तरफ बढ़े जा रहा है, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो टेम्पल के अंदर जो लिंगम है, उन लिंगम को हम जब कंसंट्रेट करते हैं, चक्र को लेकर बात कर रहे थे, वहाँ से बीच में महाभारत आ गया था। अब 2-3 चक्र के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने बोला था कि बाकी जो चक्र है उसका थोड़ा डेफिनेशन अगर हम लोग को मिल जाए, दर्शकों को जैसे मिल जाए। अब तो मुझे एक एक चक्र उठा के तो हम डेफिनेशन नहीं कर सकते उसका, है ना। तो मोटा मोटा चक्रस आर दोज पॉइंट्स, है ना। 7 चक्रस जो बेसिक हमारा सुषमा के ऑल अराउंड है। बाकी 28 से हम अपने मेटलिस्टिक गेन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी बियॉन्ड मेटलिज्म है जो हमारे मतलब प्राणमय कोश के बाहर तीनों लेवल के हैं। अलग अलग, जैसे हमारे 7 चक्रस भी अलग चक्रस के, अब ये कंसेप्ट है कि अलग चक्रस का अलग फंक्शनिंग है, ऐसा नहीं है बेसिकली, है ना। अच्छा। ये एक धारणा है केवल कि इस चक्र होगा तो ये चीज़ आएगा, नहीं। ओवरलैप्ड चीज़ें हैं, वो चक्रस के बारे में ही देन हमें जब बोलेंगे हम उस पर आएंगे ज़रूर। अच्छा। अभी मोटा मोटा ये समझते हैं कि चक्रस होते हैं एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, चक्रस एनर्जी मीटिंग पॉइंट्स हैं। तो हम जब कॉन्सिक्रेशन करते हैं उस लिंगम में भी हम वो एनर्जी मीटिंग पॉइंट्स बनाते हैं। अच्छा, ठीक। तो वो एनर्जी मीटिंग आजकल ऐसे आप जैसे बोल रहे हो कि कोई मंदिर में अगर लिंगम में प्राण स्थापना किया जाता है या फिर कॉन्सिक्रेशन किया जाता है, तो ये सिर्फ शिव बाबा का जो मंदिर है जहाँ लिंगम होता है वही होता है, या फिर मातृ मंदिर जो है दूसरा कहीं भी मंदिर हो वहाँ भी ऐसे ही मतलब टेक्निक सेम है? प्राण प्रतिष्ठा का टेक्निक तो एक ही है। अच्छा। हर जगह अब टेक्निक एक भी नहीं है, वो भी गलत है। अगस्त्य मुनि, अगर अब थोड़ा मुझे और डिटेल में जाना होगा, लेकिन अगर जो काम अगस्त्य मुनि ने किया है वो एनर्जी फील्ड से काम है। अगर आप गुप्त काशी के अंदर जाओगे, आप सिग्निफिकेंट रिवाइवलेंस आपको मिलेगा, राइट। कुछ चीज़ें तांत्रिक टेक्निक्स में होता है जो मंत्र यूज़ करके होता है ना। आपको बहुत सारे चीज़ें देखेंगे कि मैग्नेटिक सोमेटोग्राफी में हमारा मंत्रस का इफेक्ट हमारे ब्रेन में स्टडी हुआ है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, मतलब आपको मिल जाएगा साइंटिफिक प्रूफ्स। कुछ मंत्र से होता है चीज़ें, है ना, कुछ यंत्र से होता है चीज़ें। तो चीज़ें अलग अलग है, वेज ऑफ कॉन्सिक्रेशन भी बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा। है ना। वो सब आगम शास्त्र ने समझाया रखा है कि दिस आर द वेज ऑफ कॉन्सिक्रेशन, दिस आर द थिंग्स बाय विच वी कैन गो फॉर कॉन्सिक्रेशन। तो ऐसी कुछ टेम्पल्स एनर्जी फील्ड से कंसिक्रेटेड होते हैं, लेकिन होता हर किसी में वही चक्रस का एस्टेब्लिशमेंट है। अब वो एनर्जी आप कैसे डाल रहे हो वो डिपेंड करता है कौन सा टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कौन से परंपरा में आप ट्रेंड हो, किस चीज़ में आपको, और आप अकेले भी नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मोर देन 1 चक्रस, देन यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, जिनको लेके आपको उनके एनर्जीज भी तो देने हैं। वेन एवर यू आर कॉन्सिक्रेटिंग लिंगम और देवी और समवन, you are just putting on your energy to that, your life energy, your prana, then your prana grows down. ऐसे बहुत बार मैंने कॉन्सिक्रेशन ऐसे स्टेप्स में देखा है कि कॉन्सिक्रेट होते ही द पर्सन जो कॉन्सिक्रेशन कर रहे थे वो गॉन, दे आर गॉन फॉर एवर, है ना। तो यू आर जस्ट पुटिंग ऑन योर लाइफ एनर्जी फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीवन ऑल अराउंड। तो ये कॉन्सिक्रेशन का बेसिक चीज़ है। अब वो कॉन्सिक्रेशन में हम वही एग्जैक्ट सिमेट्री बनाते हैं जो हमारे बॉडी में है, वही एनर्जी का मीटिंग पॉइंट, वही चक्रस, वैसी एनर्जी जाना। अब उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें पंच महाभूत चाहिए, हम एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फायर चाहिए। तो वहाँ से आता है आरती का कंसेप्ट, है ना। चीज़ें उसको रिप्लेस करना है ना, उस फ्लो को मेंटेन करना है, उसे बरकरार रखना है। ठीक। कुछ कॉन्सिक्रेशन ऐसा है जहाँ आपको फ्लोइंग वाटर चाहिए ऑल अराउंड। तो जहाँ पे भी फ्लोइंग वाटर वहाँ बंद हो जाएगा अभी, है ना। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि एक तो हमने काशी विश्वनाथ का बना ही दिया, उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। काशी विश्वनाथ इज एन ICU नाउ। अब रिसेंटली हम नीलाचल में माँ कामाख्या कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, और उस कामाख्या कॉरिडोर से आई डोंट नो, मतलब वो डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, बट आने वाले टाइम के लिए पिछले 3000 सालों से हमने माँ कामाख्या को जिंदा रखा है। इट इज़ एन लाइफ टेम्पल, राइट। और अब कितने दिन और जिंदा रख पाएंगे, वी डोंट नो। इवन विश्वनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले विश्वनाथ के दर्शन किए हों, वहाँ कुछ देर बिताए हों समय, और आज भी बिताए हों, उन दोनों में आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि मैं लकी था
कि मैंने पहले और बाद दोनों बार मैं काशी घूम पाया। 2012 में भी एक बार घूम पाया, मतलब रिपीटेडली मैं काशी जाता रहता हूँ। मुझे तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चीज़ें लगे, बट स्टिल विश्वनाथ, अच्छी बात है, स्टिल विश्वनाथ इज अलाइव बिकॉज ऑफ द मतलब इंटीरियर चक्रस होल्डिंग, है ना। वहाँ ज्ञानवापी और वो सब तो है, आई एग्री, है ना। पहले से भी बार बार विश्वनाथ को वो किया गया है। पूरा काशी इज अलाइव, काशी त्रिशूल के ऊपर है एकदम। वो अलग चीज़ है कि एनर्जिसिटी क्या होता है और एनर्जीज, वो कभी हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन हाँ, बात टेम्पल्स का इतना कंसेप्ट अगर आपको है तो मैं जागेश्वर के बारे में आपको बात कर सकता हूँ। सो नाउ मैं और हम लोग का जो दर्शक अभी हम लोग को सुन रहे हैं, हम अभी एलिजिबल है जागेश्वर के बारे में सुनने के लिए, जैसे शायद ने पहले बार बताया। ऐसे नहीं है, हम सब एलिजिबल हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअली हमें कभी किसी ने समझाया नहीं। सही बोल। सिचुएशन ऐसा था, हमने भक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल ही मना नहीं कर रहा, लेकिन हमको भक्ति को ही मान लिया। भक्ति से भी आप पहुंच सकते हो, जितना कहीं से भी आप पहुंच सकते हो। मतलब वो दिखने में जितना टफ है ना, स्पिरिचुअलिटी उतना ही सिंपल है, उतना ही मज़ा है, उतना ये जो 24/7 एक मुस्कुराहट रहता है ना आपके अंदर, मतलब। लेकिन वहाँ एक स्टामक है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जिनको पता है, और जिनको पता नहीं है वो मेरी तरह है। नहीं, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इन ग्रेस, वी ऑल, मतलब गुरुदेव तो हमेशा हर पल हर लम्हे में साथ हैं, तो उससे ज़्यादा तो हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। और सच बताऊं तो जीवन में ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं। वही बात है ना कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, तो ये तीन एक साथ जब हो गए, इनमें ही तो सब है। बैक टू जागेश्वर आते हैं। हाँ। अगर आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम देखा है, वहाँ पे एक लाइन है कि नागेशम दारुका वने। एक्चुअली हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में हम जागेश्वर को काउंट ऑफिशियली नहीं करते हैं। अच्छा। है ना। लेकिन जो अष्टम ज्योतिर्लिंग है उसको जानबूझ के हिडन किया गया ड्यू टू सम रीजंस। अच्छा। और जागेश्वर जब आप गए, आप पहली बार जब गए, आप जब मंदिर के अंदर घुस ही रहे थे, दोनों तरफ आपको नाग बंधा दिखा। या बंधा इज ए टेक्निक इन विच वी लॉक एनर्जी। ओके, आपने ये वाल कभी कुछ किया तो आपको बंधा के बारे में पता है डेफिनेटली। तो बंधा बहुत तरीके का है, नाग बंधा एक स्पेशलाइज्ड तरीका है। आपने जागेश्वर के चारों तरफ जब देखा तो आपको दिख गया कि दारुका वन में नाग बंधा के बंधित अवस्था में जो लिंगम है, इसलिए हम जागेश्वर को अष्ट ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं। तो एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग और नॉर्मल लिंगम में डिफरेंस ये है, ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू है ना। अच्छा। तो आप जब जाते हो जागेश्वर और आपको जब एक शिवलिंगम दिखता है तो डेफिनेटली आपको लगता है किसी इंसान ने तो उसे बनाया होगा ना। हाँ। उसका स्ट्रक्चर है। तो जो स्वयंभू वाला पार्ट है वहाँ भी हम कंफ्यूज होते हैं। वो जो आप देख रहे हो ना, वो अन्नमय कोश है उस चीज़ का। अच्छा। इट इज़ अ प्राणमय कोश जो स्वयंभूत अवस्था में हुआ। और इवन टेम्पल मेकिंग में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है, एग्जैक्ट पॉइंट मैग्नेटिक का निकालना। आप हर जगह मंदिर भी नहीं बना सकते। मतलब इतना ऑसम चीज़ है ये। तो जागेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, प्रकृति ने जिसका आवाहन किया है। बाद में कभी पांडव आए थे तो उनने भी 5000 साल पहले उस जगह को, उसी ज्योतिर्लिंग जो प्राणमय कोश में था, तो उसको एक्सप्लोर किया, उसको बनाया। बाद में 8th-9th सेंचुरी में दोबारा हमारे कुमायून रेंज के राजाओं ने बनाया। अच्छा। तो बनते गए बार बार चीज़ें। गुरु के चरणों में समस्त धाम उपस्थित हैं। गुरु के संस्पर्श में आप किसी भी धाम को किसी भी जगह बना सकते हो, तो वहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसलिए मैं बोला कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जागेश्वर से शुरू करना चाहते हो, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एकदम नॉर्मल इंसान था, आज भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं हूँ, आज भी उतना ही नॉर्मल हूँ। मुझे भी कुछ नहीं पता था चीज़ों के बारे में। बाय द बाय वही गुरुज ग्रेस है ना। गुरु को लगा कि मुझे शायद वो क्वेस्ट है जानने का, गुरु ने उधर भेज दिया। 2014 में मैं पहली बार जागेश्वर गया। अच्छा। है ना। आज 10 साल हो गए और इन 10 सालों में बार बार जाता ही रहा। पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ
गया हुआ था, तो जाता ही रहा। अब भी संतुष्टि नहीं, अब भी बार बार रिपीटेड बेसिस में हमें जाना है। तो स्टार्टिंग इस जागेश्वर आपको अंदर से वो जागृत करता है। इट इज़ बेसिकली 4 चक्र एक्टिवेटेड सेंटर्स। कौन से 4 चक्रस है वो हम किसी और पॉडकास्ट में ज़रूर बताएंगे। 4 ऐसा एक चक्र सिस्टम है, और वहाँ कुमायून का जो वो जागेश्वर का जो ट्राइंगल है ना, वो 3 चीज़ के अंदर का एक ट्राइंगल बनता है। अगर आप हम चक्रस के बारे में दलदमा जो लोअर चक्रस हैं वो बेसिकली ट्राइंगुलर है, जो डाउनवर्ड्स हैं। अनाहत से डबल ट्राइंगल आ जाते हैं, एक ऊपर का और वो मिक्सअप हो जाता है, एक स्टार बन जाता है, राइट, है ना। क्यों स्टार है, इसके क्या साइंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ब्लाइंडली क्यों मैं फॉलो करूं, वो मैं दोबारा दर्शकों को बता रहा हूं कि इन चीज़ों में अभी मत जाइए। कभी हम कुंडलिनी योग के बारे में बात करेंगे, उसके साइंस के बारे में बात करेंगे, तब श्योरली हम जाएंगे, राइट। तो जागेश्वर वही है कि 4 चक्र एक्टिवेटेड सेंटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज लाइव है, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, तो कमर्शलाइजेशन उतना नहीं हुआ है, तो बहुत कम लोग जाते हैं। ट्राइंगल बनता है इधर बृद्ध जागेश्वर, जो लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर आपको डांडेश्वर मंदिर मिलता है, राइट। डांडेश्वर, बृद्ध जागेश्वर एंड जागेश्वर। जागेश्वर टेम्पल में, ठीक जागेश्वर मंदिर के हल्का सा पीछे एक शमशान है, उसके एक कोने में जटागंगा नदी बह रही है। जटागंगा के तट पे आपको एक छोटा सा कुबेर जी का मंदिर दिखेंगे। इस ईस्टर्न इंडिया अप टू उड़ीसा एक्चुअली हम ये मानते हैं कि धन का देवी लक्ष्मी जी है, लेकिन नहीं, लक्ष्मी जी श्री भाव का देवी है ना। सक्सेस का देव गणपति जी हैं, एंड जो धन के देव कुबेर है। अच्छा, कुबेर जी और भी चीज़ों के देवता है। देवता, भगवान, उन सब में क्या अंतर है, उन सब में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में भी एक दिन बात करना होगा, उसको लेके भी एक दिन और डिस्कशन करना होगा। गंधर्व क्या है, मतलब ये 84 लाख योनि का मतलब ये 84 lakhs ऑफ योनिस है कि नहीं है, इंसान का नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ये बढ़े क्यों जा रहा है, उन सब के बारे में हमें बात करना है। कोई स्पिरिचुअली थोड़ा, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज इन साइंस। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज साइंस। स्पिरिचुअलिटी का हर चीज़ एक विज्ञान है। ओके, आप अगर जैसे यहाँ के पूजा में हम एक कलश बिठाते हैं, कलश में घॉट जिसको बोलते हैं ना बंगला में, क्यों वो सर्कुलर होता है ना। वाटर टेंशन का क्या इफेक्ट है, सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट है उसमें, वहाँ से चीज़ें शुरू होती है ना। बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। उन चीज़ों को अगर आप मतलब एंटायर स्पिरिचुअलिटी साइंस, रिलीजियस एक्टिविटी जो है उसमें फेथ आता है, आई एग्री, बट एंटायर स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड अपॉन ऑन साइंस। और जैसे जैसे हमें वो साइंस पता लगता रहता है, हम उसे डेफिनेटली फॉलो करते जाते हैं। अब क्या हुआ कि जनरेशन्स, 2-3 जनरेशन पहले हमें पता था इन चीज़ों के बारे में, हम अब भूल चुके हैं। तो बीच में क्या हो गया? देखिए, 2-3 जनरेशन पहले बीच में ये ब्रिटिश रूल आ गया, गुरु शिक्षा परंपरा चल गया, है ना, तो बोलने वाले कम हो गए। आज भी आप नोटिस करोगे कि जो हमारे पुराने ज़माने वाले दादी जी हैं या कोई घर पे ऐसे हैं, वो बोलेंगे कि आज ये तिथि है तो ये सब्जी नहीं खाएंगे, आज ये चीज़ है तो ये नहीं करेंगे, आज ये है तो, हमारे लिए तो ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम हो गया, क्योंकि हमें तो उसका साइंस नहीं समझ में आया ना। एकादशी में क्यों खाना नहीं खाएं, उसका मतलब नहीं समझ में आया, उसका साइंटिफिक रीजंस नहीं समझ में आए। तो अभी तो लोग बोलते हैं कि ये सब एकदम कुसंस्कार है, तो फिर कोई मानता नहीं है। अब जैसे हम समझाएंगे, जैसे अभी अगेन वही मेडिकल का बात आ जाता है, टेलोमरेज एंजाइम और उसके डीएनए लैंडिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जो हमारे पास चीज़ें आए तो हमें समझ में आया। अब अगर आप ध्यानपूर्वक सच में देखने की कोशिश करोगे तो एकादशी एक तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अच्छा, जो इरेगुलरली प्लेस्ड है। तो मतलब बहुत कुछ साइंस है इसमें, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो। ऐसी जागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे कुबेर जी का मंदिर है, तो किसी को अगर धन प्राप्ति, सक्सेस ऑफ लाइफ, तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली। मतलब ये नहीं कि वहीं जाना है, मतलब ये एक भ्रम है, हम लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, उनके लक्ष्मी जी श्री भाव है। अच्छा, वो भी धन देते हैं? तो धन नहीं, श्री भाव।
लक्ष्मी, जैसे कोई घर पे बहू आया तो बोलते हैं ना एकदम लक्ष्मी जैसे, सब कुछ को संभाल के रखने वाली इस लक्ष्मी जी, अच्छा है ना, तो वो वेस्टेज नहीं करने देंगे। ओके एंड लाने वाले इसको कुबेर देव, धन नहीं देता है ऐसा नहीं उसके है, लिए तो जाने भी नहीं देते। आपको कुबेर टेम्पल ही जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको जागेश्वरी जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे और भी हमारे पास कुबेर मंदिर है, इवन वृद्ध जागेश्वर में भी एक कुबेर जी का मंदिर है। अब हम थोड़ा सा जागेश्वर के बारे में और बात करते हैं। जो जटागंगा है वो छोटा सा ब्रह्म कुंड बना है, तो जागेश्वर ट्रैवल करने का जो तरीका है ब्रह्म कुंड में डिप करके, अब आजकल का जो नॉर्मल एंट्रेंस है जागेश्वर का वो ओरिजिनल एंट्रेंस नहीं था, पोस्टीरियर साइड में। अब जागेश्वर के अंदर जब आप गए हो आपने देखा है कमल कुंड है, तो वहां से ब्रह्म कुंड से डिप करके कुबेर जी से आशीर्वाद लेते हुए जटागंगा होते हुए आपको कमल कुंड में आना है, कमल कुंड से डिप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अच्छा ठीक, ये जागेश्वर का। तो अभी तो रास्ता एकदम पूरा ऑपोजिट है, क्योंकि हम रोड कनेक्टिविटी उधर से कर दी है ना, वो चीज़ है। तो एक छोटा सा ब्रह्म कुंड है जहाँ हम जाके बैठे थे। आजकल पानी थोड़ा कम है, तो वो भी इंसान की गिफ्ट है नेचर को, तो पौधे और काट लीजिए तो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है कोई नहीं। तो वो ब्रह्म कुंड, जटागंगा और जागेश्वर धाम। हर शिवा टेम्पल में आपको एक भैरव मंदिर दिखेंगे। भैरव इज बेसिकली द वॉचमैन, या मतलब जो एंट्रेंस में जो आपको रोकता है, है ना, भैरव। आप अगर उज्जैन जाते हो, जैसे आप जाके आए हो उज्जैन में, आपको काल भैरव मिले। आप अगर काशी जाते हो तो आपको काल भैरव मिले, आपको वटुक भैरव मिले, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भैरवस। वो टाइप्स के एनर्जीज अलग हैं एक्चुअली, बस उस एनर्जी के आधार पे हमने वो बात किया। तो जागेश्वर में आप जब जाओगे, हाथ के लेफ्ट हैंड साइड में आपको भैरव टेम्पल मिलता है। अब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो लोगों को फेथ के आधार पे ही लेना होगा, अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्ट डिस्क्लोजिंग की उसका मतलब क्या है, राइट। तब जब भैरव टेम्पल जाओगे, बेसिकली हम क्या करते हैं कि भैरवा से परमिशन लेते हैं कि आपके क्षेत्र में हम एंटर कर रहे हैं शिवा एनर्जी को, तो आप अपना ब्लेसिंग्स हमें दीजिए, सो दैट मैं इस काम के लिए आपको मैं सक्सेस कर पाऊँ। ओके, तो भैरवा टेम्पल होते हुए फिर हम जागेश्वर मंदिर में जाते हैं। अब अगर जागेश्वर मंदिर के अंदर जाओगे, जब सामने जाओगे तो मंदिर के ठीक सामने आपको नागेश, दो तरफ दो नागेश दिखेंगे, टू पीपल विथ एन स्नेक इन देयर हैंड्स। ये नाग बंधा है एक्चुअली, कि हमने उस एनर्जी को नाग बंधा से रोक के रखा है उस टेम्पल क्षेत्र में। स्टोन्स कटिंग मोस्टली बैक टू 8th-9th सेंचुरीज के होंगे मोस्टली। ठीक मंदिर के पीछे एक ट्री है, वो होता है ना कि दो जिस्म एक जान, है ना, शिवा एंड शक्ति का जो स्वरूप है। अगर कुछ डेफिनेटली हमारे दर्शकों को ये 6 फिलोसॉफीज ऑफ इंडियन सनातन धर्म पता है, जिसमें सांख्य योग के बारे में डेफिनेटली हमें पता है। सांख्य और कुछ नहीं है, यूनिवर्सल एनर्जी को मैटर में जो कन्वर्ट किया है, उसके जो स्टेप्स हैं एक के बाद एक बता दिया है कि शिवा जो यूनिवर्सल साइलेंस है, उसे शक्ति जिसमें एक डिज़ायर है, when शिवा शक्ति में लंदन द पहला एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्स इज महद। महद इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक्चुअली, महद, एंड ग्रेजुअली उसमें गुणों का प्रभाव हुआ, त्रिगुण का प्रभाव हुआ, पंचतत्व आए, है ना, रजस तमस वो भी आए और पंचतत्व की चीज़ें भी आए। हमने उसको पूरा करके धीरे धीरे ग्रेजुअली एक मेटेरियलिज्म का एक एनर्जी फॉर्म निकला। ये बेसिकली सांख्य फिलोसॉफी है। उसको भी हम कभी, वही बात है, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, आज मैं किसी चीज़ के गहराई में नहीं जा रहा, है ना। तो इंट्रोडक्शन इसलिए एक चैप्टर बन जाएगा, एक पॉडकास्ट होगा। मतलब एक टॉपिक को समझाने के लिए तुझे 2-3 पॉडकास्ट करने की जरूरत है। और ये बोलने के मेरे पीछे का रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत अगर मैं डायरेक्ट उतने लिटरल और टीचिंग वाले पार्ट में चल जाऊँगा, सामने वाला बोर फील कर लेगा जब तक वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं जागेश्वर में बैक आ रहा हूँ बार बार। ठीक पीछे ऐसे ही आपको जागेश्वर मंदिर, उसके पीछे आपको शिव शक्ति का एक ट्री दिखेगा। 2 ट्री, लेकिन वो एक बन चुका है। उस ट्री इतना एनर्जी रिवाइब्रेट करता है, उसके नीचे बैठ के आप 10 मिनट ध्यान लगाओ, है ना, आप खो जाओगे एक दुनिया में, क्योंकि ऐसे लाइव जिंदा चीज। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, वो तो अपने 2 हाथ ऐसे बढ़ा के रखा है, एज इफ आई एम हियर टू हग यू, है ना, मैं आपको हग करने खड़ा हूँ। जो भी परेशानी आपका हो, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, है ना। तो
ये जागेश्वर का महिमा है। आप एक बार जागेश्वर मंदिर के अंदर जाओगे, उसके स्टोन कर्टिंग्स को अगर आप देखोगे, यू विल बी गेटिंग स्क्वायर एंड अंडर ट्राइंगल इनसाइड, राइट। वो ट्राइंगल अगेन चक्र, क्योंकि लोअर 3 चक्र आर ट्राइंगल डाउनवर्ड्स, है ना। मणिपुर उसके नीचे स्वादिष्ठान, उसके नीचे मूलाधार, और ऊपर हो गया हमारा अनाहत। तो दैट इज 2 ट्राइंगल, अनाहत ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है। तो ये 4 चक्रस एस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पे। मोटा मोटा अगर आप जानोगे कि जो हमारा 4 चक्र है, तो जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट एक्चुअली बहुत सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, मूलाधार द बेसिक चक्र इज ऑल अबाउट योर बेसिक सस्टेनेंस। द मोमेंट आपको अलग अलग खुशबू आने लगे, आपको समझना होगा कि मूलाधार कुछ बोलना चाह रहा है, अच्छा, है ना। देन स्वादिष्ठान, इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर्स, काम, है ना। अब यहाँ काम से हम बहुत डरते हैं, है ना। काम इंडियन, मतलब हमने ऐसे बना दिया है काम को कि काम बहुत ख़राब चीज़ है, राइट। ऐसा नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काम, राइट। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार बना दिए एक काम को, और दूसरे ही काम को हमने देव बना के, कामदेव बना के पूजन किया है। तो आपके काम के पर्पस क्या है, किस रीज़न से है, क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि काम भी एक मार्ग है मुक्ति का, है ना। उसमें भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये जो आपको पता हो है शायद कि ये जो इंडियन साइंस हम ये बोलते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब भी आप सेक्सुअली इंटीमेट होते हो किसी के साथ, है ना, आप अपना कार्मिक स्ट्रक्चर के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सामने वाले को, और सामने वाले के कार्मिक स्ट्रक्चर के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट खुद को ले लेते हो आप। अब बात ये आता है, सिर्फ उसके कार्मिक स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हो, वो सामने वाला अगर 10 लोगों से और सोया हुआ था, तो उन 10 का भी आपके पास आ जाता है। एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि एक सॉर्ट ऑफ बैड लक चल रहा है मेरे जीवन में, और वो तो मेरे साथ कुछ करना ही नहीं था। मतलब आप ऐसे चीज़ों को सफ़र करने लगते हो जो आपको सफ़र करना ही नहीं था, किसी और का कर्म आपके थ्रू डिसलॉज हो गया। अब कर्म क्या है वो बिना जाने ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए था, नहीं, ये भी कन्फ्यूजन होगा कि कर्म है क्या, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं जो आप काम करते हो वो कर्म है, लेकिन वो नहीं है। कर्म एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक ढांचा है ना। उस पर भी हम बात करेंगे कभी। तो अब ये चीज़ आता है, अब हमारे जनरेशन को कभी किसी ने ये सिखाई नहीं है, तो हम मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, और देन हम जब सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ में, कभी जॉब नहीं मिल रहा, कभी, और हमें नहीं समझ में आता है कि ये सब क्यों हो रहा है ना। हर कोई ना कोई जगह परेशान है, और हमें ये स्पिरिचुअल साइंस हमें वो ताकत देता है कि वो परेशानी का वजह क्या है वो ढूंढ लो। आपको बात समझ रहे हो, क्योंकि सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक। तो इस बात पे भी हम कभी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बात पे भी हम बहुत बार आएंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये सब बातें किसी ने बोला नहीं है। छोटे छोटे चीज़ होते हैं, मतलब बर्थडे बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, अगर तिथि अनुसार हो। तो हम क्या करते हैं, केक लगाते हैं, केक में मोमबत्ती जलाते हैं, और अपने ही प्राणवायु से उसी मोमबत्ती को अपने बर्थडे वाले दिन, जो हमारे लिए स्पिरिचुअली बहुत सिग्निफिकेंट डे माना जाता है, उसको फूंक से बुझा देते हैं। लेकिन वो तो एक्चुअली हमारा कल्चर नहीं था ना, आज हमने अडॉप्ट कर लिया। आज हमने अडॉप्ट कर लिया। अब इसका रिजल्ट हमें क्या करना चाहिए उस दिन, मतलब ये जो रिचुअल्स हम करते हैं। देखो, बर्थडेज आर डेज ऑफ साइक्लिक मूवमेंट ना। साइक्लिक में आप ऐसे एक पॉइंट में जहाँ से आप शुरुआत किए थे, तो बर्थडेज आर डेज ऑफ रीस्टार्ट, राइट। डेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तिथीज है, ठीक, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये सब बातें हमने किसी ने हमें बताया, आज तक नहीं बताया। हमें तो ये लग रहा है ना, मूवीज़ में दिया कब बुझ जाता है, जब इंसान का डेथ हो जाता है, और हम अपने बर्थडे वाले दिन ही वो दिया को बुझा रहे हैं, अग्नि तत्व को अपने ही प्राणवायु से बुझा रहे हैं। तो ऐसे हमने अगर किसी को पता होगा तो अगले दिन से वो अपने, अगर वो पेरेंट है तो अपने बच्चों को नहीं बुझाने देगा, अगर वो दोस्त है तो अपने कलीग को नहीं बुझाने, मतलब अपने दोस्त को नहीं बुझाने देगा। तो ऐसी ही तो चीज़ें चल रही है ना, और ऐसे हम जिंदगी में बार बार रिपीटेडली ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो एक गलत तरीके के एनर्जीज हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम सफ़र भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पता ही नहीं कि उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मतलब इवन सेक्सुअलिटी, जैसे मैंने बोला कि किसी चौथे पांचवें बंदे ने किसी कुछ एक कर्म था जो इस बंदे से आप में आ गया, और आप सफ़र कर रहे हो जो आपको नहीं सफ़र करना था। ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि शादी हुआ,
शायद ये तुरंत बाद जिंदगी पूरा बदल गया। एक दो एग्जांपल्स तो आपके सामने ही है, और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो कि देयर एनर्जी मैचअप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक चीज़ है। ठीक, तो बैक टू जागेश्वर। मैं बार बार डेविएट हो जा रहा हूँ चीज़ों से। तो जागेश्वर के ठीक पीछे वो ट्री है जो अलाइव है। कुछ मत करना, आप वहाँ जाना, उसे हग करके खड़े रहना 10 मिनट, ये भूल जाना कि दुनिया आपको देख रहा है, और आप उसके अनुभूति को समझ पाओगे। वो आपसे बात करने की कोशिश जो कर रहा है ना, उसे महसूस कर पाओगे। जागेश्वर में आपको केदारनाथ मंदिर मिल जाएगा, हाँ, है ना, अन्नपूर्णा माँ का मंदिर मिल जाएगा, मृत्युंजय मंदिर मिल जाएगा। दिस आर ऑल स्मॉल एनर्जी पॉइंट्स। एक्चुअली उस मेन टेम्पल को कॉन्सिग्रेट रखने के लिए हमें जो जियोमेट्री से जैसे जैसे एंगल में एनर्जी में डालना था, वो सारे कॉन्सिग्रेशन पॉइंट्स थे। अच्छा, है ना। पांडव ने कुछ बनाए, कुछ बाद के राजाओं ने बना के उसको पूरा एस्टेब्लिश किया। वैसे जागेश्वर का हिस्ट्री क्या होता है, मतलब कैसे जागेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू लिंग है, जिसे सबसे पहले 5000 साल पहले पांडवों ने ढूंढ के निकाला था। अच्छा, जब आप अपने कुमायून रेंज में थे तब से उसका, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट था। आप जब जाओगे आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट यू नो द एनर्जी पॉइंट इज हियर। नाउ इफ यू हैव डन दैट मच ऑफ साधना कि आप एस्टेब्लिश्ड हो प्राणमय कोश में। जैसे कोई बंदा आ रहा है, मैं कभी कभार आपको बताता हूँ ना कि इसका तो ये है, क्योंकि whenever you can see the pranamaya kosha, then you can see the energy field also. Right. The moment you are seeing that energy field, you know. जब पांडव घूमते घूमते उस एनर्जी फील्ड को देख लिए, now they have to establish it, है ना। वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ जागेश्वर का, बाद में राजाओं का आया, है ना, एंड आगे बढ़ते गए चीज़ें। तो ये जागेश्वर है। जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर है। वृद्ध जागेश्वर एक्चुअली शिवा तत्व एंड नारायण तत्व का मिलन है। शिवा एंड नारायण, हर हरि रूप का। डेफिनेटली हर हरि के जो बेसिक टेम्पल, हर हरि के जो मतलब व्हेन शिवा एंड नारायण एक साथ होते हैं तो लॉर्ड अयप्पा होता है, अयप्पा प्रभु होता है, जो हमें साउथ में है ना। सबरीमाला बहुत कुछ चला है, सुप्रीम कोर्ट का केस चला है, बट किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फीमेल्स को अलाउड कर दो, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आया कि वो क्यों मना किया गया था, राइट। उसके पीछे साइंस है। वो साइंस अगर हम कभी सबरीमाला पे भी बात करेंगे डेफिनेटली। तो वहाँ जब हम आए, और वो नारायण और शिवा का रूप है, ठीक, इसलिए वहाँ भोग लगता है, मालपुआ का भोग लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, मालपुआ का भोग लगता है। ऐसे शिवा टेम्पल में भोग नहीं चढ़ाया जाता। शिवा इज़ लाइक वो धतूरा पे जिंदा रहते हैं, वो शमशान में घूमने वाले हैं ना। भोले शंकर को मुझे भोग नहीं चाहिए, वो भोग से बहुत दूर की चीज़ है। दिस ऑल आर भक्ति, दिस ऑल आर भक्ति पार्ट। अगेन वो साइंसेस नहीं है। तो वो मालपुआ का भोग लगता है। वहाँ का एनर्जी फील्ड और स्ट्रॉन्ग है और काम है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो भी आप जाते हो, वहाँ होटल वगैरह कुछ भी नहीं है रहने का। एक तो कहीं से अगर मैनेज कर लो, एक छोटा सा घर है, एक दुकान है, वो अपने घर पे ही रोक लेते हैं एक दो, कभी कभार 3-4 दिन वहाँ रुको, वहाँ के साइलेंस का आप अनुभव करो। मतलब मैं क्या डिस्क्रिप्शन दूँ यार, ये शब्दातीत है, शब्दों से जो बयान नहीं किया जा सकता। वो एक्सपीरियंस होते हैं जागेश्वर का, वो एक्सपीरियंस होता है वृद्ध और हर जगह का। जब मैं केदार गया तब भी वही एक्सपीरियंस था, जब तुंगनाथ गया हम तब भी वही एक्सपीरियंस है। तो शिवा एंड नारायण का जो मिलाव है, मतलब मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रैक्शन टुगेदर, नॉट क्रिएशन, वो तत्व है वहाँ। एक ह्यूज, मतलब आप रिजुविनेट हो जाओगे पूरा अंदर से। वहाँ से जब दूर आपको हिमालय की वो पीक्स दिखेंगी बर्फ़ से ढके हुए, इवन ड्यूरिंग विंटर्स ये सब जगह बर्फ़ से ढक जाती है। हाँ। बहुत स्नोफॉल होता है वहाँ पे। रेनी सीजन में तो बहुत लैंडस्लाइड होते हैं, लोग बहुत जाते नहीं हैं। सुबह की सूरज जब उनमें, और वो जो लाल आभा होता है, फिर ठीक 7-8 बजे से वो सफ़ेद ब्राइट स्टार, मतलब ब्राइट एक कलर लेते हैं, ब्लू स्काई के अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट बनते हैं। उनके कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, राइट। हमारे पिछले वाले उसमें भी है, इस बार में भी है। एंड वी वर लकी एनफ कि दोनों टाइम हम लोगों को वो हिमालय का दर्शन मिल गया। ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं ड्यू टू क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर। हम देख गए, वही ग्रेस ऑफ गुरु। 7 गुरु हो तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। और इधर हो गया आपका दांडेश्वर महाराज। कुछ लोग इसे दंड के साथ रिलेट करते हैं, बट ये बेसिकली अगर आप देखोगे ये पंच केदार का एक मेल है। अच्छा।
जैसे केदारनाथ अगर आप गए हो, जब आप अंदर गए और जब आपने केदारनाथ जी को छुआ रात में जो 2 बजे वाला, आपको याद है जनरल लोग छू नहीं पाते हैं, वो टच तो आज भी याद रहे ना। तो केदारनाथ जी, और आप जब देखोगे ना आपको सब कुछ दिख जाएगा उसी पे। एक उनका जो गौरीपीठ है, अब गौरीपीठ का मतलब समझाने के लिए मुझे शिवलिंग को समझाना होगा। बेसिकली शिवलिंग जो है वो इनसाइड द ऊम्ब है ना। आप शिवलिंग को देख रहे हो इनसाइड द ऊम्ब, बिकॉज ये एंटायर जो धरा है वो ऊम्ब के अंदर है, माता की योनि के अंदर है। और माता की योनि के अंदर जब शिवा है, अब अंदर से जब देख रहे हो तो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो गौरीपीठ है एक्चुअली, उसमें शिवा रिसाइड कर रहे हैं। तो जो गौरीपीठ है वो बेसिकली आप हर जगह आपको इलिप्टॉइड दिखेंगे, है ना। शिवा टेम्पल में इसलिए हम कभी प्रदक्षिण नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि हम जब भी प्रदक्षिण करने जाएंगे वो गौरीपीठ का जो धारा है वो धारे को हमें देन क्रॉस कर लेना होगा। तो अगेन क्रॉस करना भक्ति के हिसाब से तो नहीं सही है, एनर्जेटिकली भी नहीं सही है। तो अर्ध परिक्रमा तब भी ठीक है, पूर्ण परिक्रमा नहीं ठीक है, बिकॉज एनर्जी रिशफल हो जाता है तब। अब क्या एनर्जी है, कैसा एनर्जी है, ऑरा के बारे में हम जिस दिन बात करेंगे, एनर्जी मैपिंग के बारे में जिस दिन बात करेंगे, डेफिनेटली हम उस दिन उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बृहदजागेश्वर, दांडेश्वर का ये स्क्वायर है श्रीपीठ जो हर जगह है, और वहाँ का एनर्जी एकदम अलग है, कंप्लीटली अलग। जागेश्वर में आपको जो फीलिंग आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। और ये जब पूर्णता अवस्था ले लेते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ 4, यहाँ 2 दांडेश्वर में, और वहाँ 1 बृहदजागेश्वर 7 हो गए, और वो कंप्लीशन बन जाता है। 7 बेसिक है ना। दब की शास्त्रधार इज नॉट इन द ब्रॉड, इन द आउटसाइड द बॉडी इटसेल्फ। तो एक कंप्लीट जोन होता है। तो अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो अलग चीज़ है। अगर कोई अपने आप को इन चीज़ में और सच में ले जाना चाह रहे हैं गहराई में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दाहिने बाएं बहुत जगह बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कहीं ना जाके 7 दिन का छुट्टी लीजिए, वहाँ जाइए, जागेश्वर धाम घूमिए, उनके एनर्जीज को एब्जॉर्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार मंदिर चला गया तो हो गया। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, तब तक जब तक आपको वो मिल ना जाए। अच्छा, जो जागेश्वर के मंदिर के एकदम पीछे जो जटागंगा नदी है, वो नदी कहाँ से आ रही है, फिर उसका कोई अगर सिग्निफिकेंस कुछ है तो फिर वो बताइए। और वहाँ शमशान का जो हमने देखा है ना, वहाँ शमशान, और वहाँ हम जब खड़े थे काल भैरव जी का भी दर्शन मिल गया था, शायद दूसरे रूप में ही हो, वो मिल गया था। वो शमशान के बारे में मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट लगता है, शमशान की जब होता है तो। देखिए, जटागंगा बेसिकली बोला जाता है कि शिव जी की जटा से निकला हुआ जो गंगा है उसका ही प्रवाह है। जागेश्वर के उधर जो जटागंगा रिवर है वो सामने उनके ठीक पीछे कुंवर जी का वहाँ एक झरना है, झरने से शुरुआत होता है जटागंगा का, कुमायून के हिमालय के पहाड़ियों से। वहाँ गोमुख जैसा कुछ नहीं है, झरने से ही शुरुआत है। हम लोग को पता है ना कि स्पेसिफिकली इस वाले रीजन में बंगाल एंड ऑल, हम अगर शमशान जाते तो शमशान से जब वापस आते हैं घर पे मम्मी लोग क्या करते हैं, कुछ आग जलाते हैं, नहा के घर के अंदर आना होता है, आग छू के आना होता है, ये सब होता है ना, सरसों डालते हैं कुछ लोग, राइट। हम लोग को लगता है ना कि कुसंस्कार है, लेकिन नहीं है। आप अगर ध्यानपूर्वक नोटिस किया, आपने क्या किया, घर के बाहर आपने कपड़े छोड़े, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो आपके शरीर में लगने लगा। घर के अंदर आके तो नहीं नहाते हैं ना, बाहर ही नहाते हैं बाहर, एग्जैक्टली। वो हवा वो जो पवन है, पवन से आपका अभिषेक हुआ। अच्छा। हमने आग जलाया, हमने अग्नि स्नान था वो कंसेप्ट की, हमें अपने चारों तरफ वो अग्नि को ले जाना है, उसके अंदर से हमें निकलना है। अच्छा। कंसेप्ट वो था जो आज शेयर पाते पाते यहाँ तक आ गया, अग्नि स्नान, राइट। क्यों? क्योंकि वो शमशान से जो मैं वो एनर्जी होल्ड ऑन कर रखा हूँ, वो तो है ना, आई हैव टू बर्न दैट फ्रॉम माय अन्नमय कोशा। तो आग चारों तरफ से, आग के ऊपर से जब हम पास ऑन कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया, हमने सरसों डाल दिया ऊपर। हाँ। हमने आज सरसों कहाँ डालते हैं, आग में, लेकिन सरसों डालना कहाँ चाहिए था, उस बंदे के सर में, कि वो सर से गिरते हुए सरसों आग में जाकर जल जाए। क्यों? सरसों इज अर्थ एलिमेंट, है ना। नमक जैसे हम एक दूसरे के हाथ से कभी नहीं लेते हैं, बिकॉज नमक हैज अ पावर ऑफ होल्डिंग ऑफ मेमोरी।
या है ना। अब ये क्वेश्चंस वही साइंस समझाएंगे जिस दिन उसी दिन, आज नहीं। तो नमक नहीं लेना चाहिए, उतना ही बताना अभी के लिए तो सही है। तो हो गया, फिर हम पानी से नहाते हैं, है ना। और पानी से नहाने के बाद हम कुछ देर आके हाथ जोड़ते हैं, मेडिटेट, शून्य होता है। शून्य इज लाइक खाली हो जाना, खाली स्पेस। तो पंच तत्व हुआ, वी आर जस्ट रिचार्जिंग आवर पंच तत्व। ये एक तरीके के भूत शुद्धि ही है जो हम कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक, कुछ क्लेश नाशिनी क्रियाएं हैं, कुछ भूत शुद्धि के टेक्निक्स हैं जो हम आज भूल जा रहे हैं, लेकिन ये अननोइंगली हम कर वही चीज रहे हैं। अब क्योंकि हमने पता नहीं है ना, वो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। आँख के ऊपर ऐसे पैर लगा दे और आ गए, एग्जैक्टली, तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ डूइंग इट, कंप्लीट नहीं होता है। एग्जैक्टली, है ना। और फिर कुछ अब 80% के लिए कुछ नहीं होगा, बिकॉज 80% आर नॉट रिसेप्टिव, बट वो 20% लोग जो रिसेप्टिव है, उनके जिंदगी में चेंजेस आते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। एक्सीडेंट क्यों हो गया मेरे साथ, एंड वी डोंट नो व्हाई, राइट। तो ये एक स्टेप है जो हम करते हैं। तो शमशान ऐसा एक जगह है ना, जहाँ आप एक बॉडी को लेके जाते हो, उस बॉडी का जो सोल है, अब ये भी एक कंसेप्ट है, सोल भी कोई कंसेप्ट नहीं है, आत्मा करके कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं है। इट्स ऑल ओवर जस्ट एन इंटेंसिटी ऑफ वासना संस्कारा, राइट। अब ये हम कभी और सोल के बारे में बात करेंगे तो, क्योंकि अब दुनिया में ऐसा है कि वो आत्मा है, ऐसा नहीं है, नहीं होता। इट इज जस्ट एन टेंडेंसीज, जस्ट द टेंडेंसीज रिमेन अलाइव, बिकॉज आपका आइडेंटिटी यहीं खत्म, आपकी और आइडेंटिटी नहीं बचा हुआ है। इट इज जस्ट योर वासनास एंड संस्कारास दैट आर देयर, राइट। वासना संस्कार से अब निकले, तो अब उस वासना संस्कार ने इस शरीर के साथ एक अटैचमेंट, एक ऋणानुबंधा है। अब ये टर्म नया है, ऋणानुबंधा इज एन मेमोरी वाया विच वी, हमारे शरीर और हमारे चीज़ों के बीच में होता है ऋणानुबंध, है ना। इसलिए किसी और के कपड़े नहीं पहनना चाहिए कभी, ठीक। तो ये ऋणानुबंध, अब वो आत्मा तो वो वासना संस्कार तो ये समझ रहा है ना कि वो शरीर में जाना है, ये तो मेरा शरीर है जो जल जा रहा है। तो एक वासना संस्कार, एक इंटेंसिटी रहता है जब तक वो शरीर नहीं जलता है। आप नोटिस करोगे कि इसलिए इस सनातन धर्म में हम बोलते हैं कि जल्द से जल्द 4 घंटा वेट करता है आफ्टर डेथ। 4 घंटा इसलिए वेट करते हैं क्योंकि अब प्राणमय, प्राण अपान उदान व्यान समाना, 5 तरह का वायु है, वो भी मैंने थोड़ा ज़्यादा डोज दे दिया, लेकिन उनमें भी जो उदाना वायु है वो 4 घंटे में निकलता है। 4 घंटे उदाना निकलने के मतलब आपको पेन फील होने का सेंसेशन खत्म। अच्छा, इसलिए हम 4 घंटा वेट करते हैं। जिस पल प्राणवायु निकला, प्राणवायु निकलने से 4 घंटा, अब एज ए डॉक्टर जब मैं डीसी बना रहा होता हूँ तो मैं अगर ये सब देखूँ तो मुझसे नहीं होता है ना। एज ए डॉक्टर जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मुझे ईसीजी और ईजी और उन सब से डीसी देना होगा। तो मेरा डीसी का मतलब है हार्ट पंप करना बंद कर दिया, दिस इज माई डीसी। बट ओरिजिनली वो पेशेंट अब भी जिंदा है। अच्छा, स्पिरिचुअली वो भी जिंदा है क्योंकि उसमें प्राण का फ्लो रुका हुआ है, लेकिन व्याना अपाना समाना और दैट इज स्टिल देयर। इसीलिए कभी कभार रुका हुआ हार्ट सीपीआर से हम वापस ला सकते हैं, है ना। सीपीआर इज एन टेक्निक जहाँ हम कंप्रेशंस देते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंसेस आर सो ऑथेंटिक, है ना। तो अब शमशान में क्या है कि वो दैट इज देयर। तो अगर आई एम रिसेप्टिव, if and I am in tendency to hold on karma, I can get something. उस वासना टेंडेंसीज का कोई टेंडेंसी में आ सकता है। Now why to suffer someone else's tendencies? इसलिए ये स्टेप है कि जो टेंडेंसी अभी मिला वो अंदरूनी पार्ट में जाने से पहले ही, द मोमेंट मैं वापस आया हूँ तो मुझे वो टेंडेंसी को जला देना है, ठीक। तो दैट इज शमशान। अब जैसे मणिकर्णिका है, विश्वनाथ में रातों रात में मणिकर्णिका बैठा रहा बहुत बार, आप भी बैठे रहे, उसका आग तो आज तक बुझा ही नहीं। वहाँ जाते ही आपको एक अलग दुनिया का फील हो जाता है ना, आपको रियलिटी समझ में आ जाता है कि ये नश्वर शरीर और कितने दिन और क्यों कर रहा हूँ मैं, कि किस चीज़ का ये ईगो है, किस चीज़ का ये अहम है और कर क्या रहा हूँ, नहीं। तो स्पिरिचुअल प्लेसेस में यही होता है कि वो नदी, सारे नदी, आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो शमशान है वो भी नदी के तट पे है। सारे शमशान नदी के तट पे होते हैं। हाँ। क्यों?
क्योंकि कोई ना कोई नदी के रास्ते ये जाके मिलेंगे वहीं, एक ही जगह। अब बात मेरे समझ पाए ना, मिलेंगे वहीं। अब जब शिवा हैं और गंगा जी हैं तो वहाँ अपने आप को विलीन करना, वहाँ शून्य में, वहाँ शून्य बन जाना, वहाँ भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। बहुत लोग उज्जैन जाते हैं, महाकाल के वहाँ जाते हैं और भस्म आरती देखने बैठ जाते हैं। दैट इज़ नॉट राइट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर भस्म आरती। स्पेसिफिकली उज्जैन तो उन लोगों को, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रिपेयर्ड, योर गुरु हैव गिवन यू परमिशन, उज्जैन तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात है ना। महाकाल के सामने तो जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी आपको इतना हिट हर्ट करता है। मतलब वो बंदा अगर रिसेप्टिव ना हो तो भी हिट करेगा कुछ हद तक, जो उसे समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा। अगर बाई चांस आप रिसेप्टिव हो तो आपको स्ट्रॉन्ग हिट हर्ट होगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड विद द ग्रेस ऑफ गुरु। गुरु ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि जिंदगी में अगर आपके जीवन में गुरु हैं, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की नहीं। हो गया, आपको मिल गया जो मिलना था, गुरु मिल गया मतलब सब मिल गए, है ना। वो राम ठाकुर के जो महंत महाराज परंपरा है, उनमें जो पहले महंत जी थे, उन्हें एक लिखा था ना कि जे तृष्णा जागिले तो हमारे हारा, वो जो तृष्णा जगने से तुम खो जाओगे, मुझे वो तृष्णा कभी मत देना। जो सुख मिलने से तुम खो जाओगे, मुझे वो सुख कभी नहीं देना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तभी हम गुरु को स्मरण करते हैं, बाकी समय तो नहीं करते। मुझ जैसे लोग, बाकी के बारे में पता नहीं, दर्शक लोग शायद करते होंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और ये जनरेशन ग्रेजुअली, पता है कि हम ना स्पिरिचुअली भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जनरेशन में क्वेस्ट है। ये जो हमारा वाला जनरेशन है, ये जो जनरेशन है ना, कुछ बात है उसमें। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, हम बैक टू सोर्स जा रहे हैं वापस। सबको लगेगा भी हम कलयुग में हैं, लेकिन सच में है नहीं। कभी हम जब टाइम समझाएंगे, टाइम के कंसेप्ट समझाएंगे, हम देखेंगे हम कैसे वापस जा रहे हैं सतयुग की तरफ। तो कलयुग से एकदम सतयुग में हम जाएंगे? नहीं, कलयुग से डायरेक्ट सतयुग नहीं जा सकते, हमें द्वापर त्रेता होते हुए ही जाना होगा। अच्छा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द्वापर ओनली। ओके। वो एक्चुअली एक ऐसे इलिप्स है ना, उसमें बीच में आप काट दो। ये युग है क्या बेसिकली? ये युग ये है कि जो हमारा सन है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो अपने जगह से मूव कर रहा है, वो हमें पता है ना। सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग, सम बिग स्टार, राइट। तो सन वो ऐसे इलिप्स है। सन उस इलिप्स के, उस सोर्स के जितना दूर है, तब ह्यूमन एबिलिटी बहुत कम हो जाता है। दैट इज कलयुग। ओके। जितना पास है दैट इज सतयुग। तो इसको अगर हम बीच से काट दें तो आधा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। सो वी इन द एंड ऑफ द ईयर, राइट। हम ऊपर के हर पासिंग डे में हमें और इम्प्रूवमेंट आना ही है, बिकॉज वी आर लीडिंग टुवर्ड्स सतयुग नाउ। हम और डार्कनेस की तरफ नहीं जा रहे, हम डार्कनेस से अब लाइट की तरफ जाना शुरू कर दिए। इसलिए जनरेशन को भी ग्रेजुअली इंटरेस्ट आना लग गया है। अच्छा, है ना। तो वो शमशान का मतलब है कि भस्म वाली रस्म शिवा के सामने जागेश्वर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये दर्शक जो है अभी जो ये सब सुन रहा है, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि वहाँ जाने के बाद क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? भक्ति तो ज़रूरी है। आप भक्ति से अगर पूजा कर रहे हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेफिनेटली कीजिए। बिना भक्ति के तो एहसास ही नहीं जन्म लेगा। लेकिन मैंने बस साइंस को एक्सप्लेन किया है ना। भक्ति से आपको जो मन में आए, जैसे आपको शांति मिले। गुरुदेव हमेशा ये बोलते नहीं थे कि जिस चीज़ में आपको संतुष्टि मिले, जिस चीज़ में आपको शांति मिले, आप वो कीजिए। आपको नॉनवेज छोड़ना है, क्यों नॉनवेज छोड़ना है? अगर आपका मन है नॉनवेज खाने का, आप तब तक खाओ, समय होने पे नॉनवेज ही आपको छोड़ देगा। सही बोले, है ना। तो अपने आप को कष्ट देके कुछ नहीं, आपका मन जैसे कर रहा है आप कीजिए। ये तो मैं हल्का सा विज्ञान की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि ऐसे अगर टेम्पल्स में आप जाने का मौका मिले, डेफिनेटली आपको गीला करने का मौका मिले तो गीला कीजिए और उस मंदिर में बैठिए, अनुभव कीजिए उस मंदिर के। उस लाइन पे लगे रह के बार बार कितना जल्दी मैं पूजा करके वहाँ से निकल जाऊँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ अनुभव, वहाँ बैठना,
वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये है टेम्पल्स के बारे में हमारा। और कुछ आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस हाँ, है? तो फिलहाल हमारे थॉट प्रोसेस में वही चल रहा है कि ये सब बाकी चीज़ों के बारे में आपने जैसे बताया है, वो आगे वाले दिन में हम लोग तो पॉडकास्ट करने वाले हैं, लेकिन वो कब होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपका समय मिलना तो बहुत मतलब बड़ी बात है, वो हमेशा नहीं मिलता है और हम लोगों को भी मौका नहीं मिलता है हमेशा ऐसे बैठ के बात करने का। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाले दिन में हम और भी टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो फिर आप ये जो कमेंट बॉक्स में वो आप डाल सकते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जब बैठेंगे साथ में तो फिर हम कोशिश करेंगे वो उसका सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, शांति से रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।